हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ऐसे व्ययों की कटौती के संबंध में जो कि स्पष्टतया स्वीकृत की जाती है। तो देखिए, करदाता के व्यापार एवं पेशे की कर योग्य आय की गणना करते समय जिन कटौतियों की स्पष्ट रूप से कटौती स्वीकृत की जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण व्यय है, मद है ह्रास एवं अन्य छूटें, डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। तो यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में। मैं आज आपको यहाँ विस्तार रूप में ह्रास के बारे में बताऊंगी। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है। तो सामान्य शब्दों में या सरल शब्दों में हम ह्रास से क्या तात्पर्य निकालते हैं कि संपत्ति के मूल्य में होने वाली ऐसी गिरावट जो संपत्ति के लगातार प्रयोग करने के कारण या समय व्यतीत होने के कारण अथवा दोनों कारणों से उत्पन्न होती है। तो देखिए, जब संपत्ति का लगातार प्रयोग किया जाता है या प्रयोग न करने के साथ साथ मान लीजिए समय व्यतीत होता जाता है या दोनों कारण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति के जो मूल्य में कमी आती है, इस कमी को ही डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। यदि कोई करदाता किसी संपत्ति का प्रयोग जिसका वह स्वामी है यदि अपने व्यापार एवं पेशे के लिए करता है, तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन संपत्तियों के संबंध में व्यापार अथवा पेशे के लाभों की गणना करते समय ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है। यानी कि दूसरा हम महत्वपूर्ण तथ्य ये निकालते हैं कि ऐसी संपत्ति जिस पर करदाता ह्रास की छूट व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत स्वीकृत करना चाहता है, पहला तो वो उसका स्वामी होना चाहिए और दूसरा उस संपत्ति का प्रयोग गत वर्ष में व्यापार एवं पेशे के लिए किया जाना चाहिए। यदि दो मूलभूत ये आधारभूत शर्तें पूरी होती है, उसी स्थिति में करदाता को संपत्ति पर ह्रास की कटौती स्वीकृत की जा सकती है। अब डेप्रिसिएशन की कटौती के लिए संपत्तियों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला, मूर्त संपत्तियां, टेंजिबल एसेट्स, अर्थात जो दिखाई देती हैं, जिसमें हम प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, भवन आदि शामिल करते हैं। और दूसरी अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स, जो दिखाई नहीं देती। इस वर्ग में पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजीज एवं तकनीकी ज्ञान पर किए गए एकमुश्त व्ययों को शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों वर्गों में हमने जिस तरीके से संपत्तियों को बांटा है, उसमें आयकर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही करदाता को ये कटौती स्वीकृत की जाती है। तो ह्रास की कटौती के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बताया गया है। पहला प्रावधान कि करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। दूसरा, गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय अथवा पेशे के लिए होना चाहिए। तीसरा, यदि संपत्ति का प्रयोग निजी कार्यों के लिए भी किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ह्रास की आनुपातिक कटौती स्वीकृत की जाएगी। अर्थात जितना भी ह्रास उस संपत्ति पर बनता है, उसमें उसके व्यापार एवं पेशे के लिए जो प्रयोग किया गया है एवं जो निजी कार्यों के लिए प्रयोग किया गया है, उस आनुपातिक आधार पर ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाएगी। संपत्ति का सक्रिय अथवा निष्क्रिय प्रयोग, अर्थात संपत्ति का व्यापार में प्रयोग होना अनिवार्य है। चाहे उसको जब व्यापार के लिए खरीदा गया है तो उसको व्यापार के लिए प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अगला बिंदु हम इसमें देखते हैं, संपत्ति ह्रास की कटौती संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात जितने की वो संपत्ति है उसकी वास्तविक लागत से अधिक ह्रास स्वीकृत नहीं किया जा सकता। फिर है गत वर्ष में प्राप्त संपत्तियों पर ह्रास की कटौती। यदि करदाता ने गत वर्ष में कोई संपत्ति प्राप्त की है, तो ऐसी संपत्ति पर ह्रास की छूट करदाता को
अगर उसने 180 दिन से कम उसे व्यापार में प्रयोग किया है तो जो भी आयकर प्रावधान के अंतर्गत तय दर है उसके 50% के बराबर ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाएगी और 180 दिन से अधिक कार्य लेने पर उसे पूरे वर्ष के लिए ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाएगी। इसी तरीके से हम इसमें लेते हैं कि जब करदाता ह्रास की छूट लेता है या उसे डेप्रिसिएशन की कटौती स्वीकृत की जाती है तो उस संबंध में उसे एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी होती है कि ह्रास प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग रूप से न लगकर संपत्तियों के समूह पर जो है ह्रास की छूट दी जाती है। तो यहाँ जो हम बिंदु देख रहे हैं कि संपत्ति के समूह पर ह्रास की छूट दी जाती है, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एक डेप्रिसिएशन रेट में आने वाली सभी संपत्तियों को उस ग्रुप में शामिल करते हुए उस पर ह्रास की छूट स्वीकृत की जाती है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी अगली क्लास में कि हम किस तरीके से ब्लॉक ऑफ असेट में कटौती जो है डेप्रिसिएशन की स्वीकृत करते हैं। फिर है ह्रास छूट की बाध्यता। देखिए कर निर्धारण वर्ष 2003 से करदाता को ह्रास छूट लेने के लिए वो बाध्य है, अर्थात यदि उसने अपनी कुल आय की गणना में ह्रास की छूट की मांग नहीं करी है तब भी कर निर्धारण अधिकारी उसे धारा 32 के अंतर्गत ह्रास की छूट स्वीकृत किया जाएगा। उसे मतलब कंपल्सरली जो है यदि उसने कोई संपत्ति व्यापार एवं पेशे के लिए प्रयोग में ली है और उसने डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं भी ली है तो भी आयकर अधिकारी द्वारा उसे ये कटौती स्वीकृत की जाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए जो डेप्रिसिएशन की रेट्स आयकर प्रावधान में तय की गई है। देखिए भवन के लिए बिल्कुल जो मूर्त संपत्तियों में भवन आता है टेंजिबल असेट्स में, उसमें रहने के मकान के लिए 5%, मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकानों को छोड़कर अन्य मकान जैसे दुकान, गोदाम, फैक्ट्री, छात्रावास आदि पर 10% और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी की स्थापना के लिए 1 सितंबर 2002 अथवा उसके बाद प्राप्त किए गए भवन जो कि जल पूर्ति योजना का अथवा जल शुद्धि प्रणाली का एक अंग है, ऐसे भवन के संबंध में 40% की कटौती स्वीकृत की जाती है। इसी तरीके से पूर्णतया अस्थायी निर्माण जैसे लकड़ी के जो घर बनते हैं उन पर 40% की दर से कटौती स्वीकृत की जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि बिल्डिंग को इन्होंने 3 ब्लॉक में बांटा है। मुख्यतः रहने के प्रयोग में आने वाले मकान है ना, उसमें होटल और छात्रावास को शामिल नहीं किया गया, उनके 5%, दूसरे ब्लॉक के लिए 10% और तीसरे ब्लॉक के लिए 40% जो है वो डेप्रिसिएशन की दर दी गई है। फर्नीचर एवं फिटिंग्स पर एक ही रेट है, 10% की दर से उस पर डेप्रिसिएशन स्वीकृत किया जाता है। मशीनरी एंड प्लांट में अगर हम देखें तो देखिए अलग अलग ब्लॉक हैं। ब्लॉक 1 है उसमें 15% की दर है और उसमें कारों को शामिल किया गया है जो किराए पर चलाने एवं व्यवसाय में काम आने वाली कारों को छोड़कर अन्य कारें, और जो गैर पेशेवर करदाता के लिए कार्यालय में काम आने वाली पुस्तकों पर जो गैर पेशेवर जो नॉन प्रोफेशनल एसएससी है अगर उन्होंने बुक्स खरीदी है तो उन पर 15% की दर से ह्रास स्वीकृत होगा। आगे मैं आपको बताऊंगी अगर पेशेवर करदाता है, प्रोफेशनल एसएससी है आपका, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर, एडवोकेट, तो उनके द्वारा जो प्रोफेशनल बुक्स खरीदी जाती है वो 40% ब्लॉक में शामिल की जाती है। ब्लॉक 2 में समुद्री जहाज आते हैं। इसी तरीके से अंतर्देशीय पानी में चलने वाले वेसल्स जिसमें स्पीड बोट को शामिल किया गया है वो 20%। ब्लॉक 3 में किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग में ली गई मोटर बस, मोटर लारी एवं मोटर टैक्सी, रबर एवं प्लास्टिक का सामान बनाने वाले कारखानों में प्रयुक्त सांचे, अर्ध सुचालक उद्योगों में प्रयुक्त प्लांट एंड मशीन, मोटर कारें उन मोटर कारों को छोड़कर जो किराए पर चलाने के व्यवसाय में प्रयोग आती है जिनको 23 अगस्त 2019 को या इसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2020 के पूर्व प्राप्त किया गया है तथा 1 अप्रैल 2020 के पूर्व प्रयोग में लाया गया है, इन्हें 30% ब्लॉक में शामिल किया गया है। ब्लॉक 4 में एरोप्लेन्स, एरो इंजन्स, ये इसमें जितनी भी एसेट्स आ रही हैं, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण या नियम 5 की शर्तों को पूरे करने वाले प्लांट एंड मशीनरी, रिफिल्स के रूप में प्रयोग आने वाले कांच एवं प्लास्टिक के बने हुए पात्र,
नई वाणिज्यिक गाड़ियाँ जो 1 अप्रैल 2001 को अथवा उसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2002 से पूर्व खरीदी गई हो, जिनको व्यापार अथवा पेशे के लिए 1 अप्रैल 2002 के पूर्व काम में लेना शुरू कर दिया हो। ऐसी वाणिज्यिक गाड़ियाँ जो 1 जनवरी 2009 को अथवा उसके बाद परंतु 1 अक्टूबर 2009 के पूर्व प्राप्त की गई तथा जिनको व्यापार अथवा पेशे के लिए 1 अक्टूबर 2009 से पूर्व काम में लेना चालू कर दिया हो। कपड़ा उद्योग में बुनाई विधियन एवं पोशाक क्षेत्र में आने वाले प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेशे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व की पुस्तकें जो कि उनकी प्रोफेशनल बुक्स है, इसमें हम एनुअल पब्लिकेशन की बुक्स को शामिल नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर वॉल एवं रेगुलेटर्स वॉल, ग्लास बनाने वाली संस्थाओं में ग्लास पिघलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली भट्टियाँ, आटा मिल में प्रयुक्त रोलर्स, लोहा एवं इस्पात रोलिंग मिल्स, शुगर बनाने में प्रयुक्त रोलर्स, शक्ति बचाने वाले प्रयंत्र। तो आप ये जितनी भी संपत्तियाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें, जल प्रदूषण नियंत्रण की मशीनें, मल नियंत्रण की मशीनें, शक्ति बचाने की मशीनें, स्टूडियो की लाइट के बल्ब, माचिस बनाने वाले कारखाने, लकड़ी के फ्रेम, कृत्रिम सिल्क निर्माण करने की मशीनों में प्रयोग किए जाने वाले लकड़ी के पुर्जे, खानों में प्रयुक्त होने वाले टब, रस्सियाँ, पाइप एवं सेफ्टी चिराग आदि, नमक बनाने में प्रयुक्त मिट्टी, बालू एवं ऐसे ही अन्य पदार्थों के बने हुए कढ़ाई, कंडेंसर्स, पेशे में लगे हुए करदाता के स्वामित्व में वार्षिक प्रकाशन वाली पुस्तकें, पुस्तकें किराए पर देने का व्यवसाय करने वाले करदाताओं के स्वामित्व में पुस्तकें। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इतना लंबा जो एक ब्लॉक है हमारा, ये 40% समूह में शामिल किया जाता है। यानी कि ब्लॉक 4 में एरोप्लेन्स एवं एरो इंजन से लेकर के जो ये हमारा 30 पॉइंट है, 30 नंबर का जो बिंदु है, वहाँ तक की हमारी जो 30 जो संपत्तियाँ हैं उन्हें 40% ब्लॉक में शामिल किया गया है। इसी तरीके से मोटर बस, मोटर लारी एवं मोटर टैक्सी यदि इनको किराए पर चलाने के व्यवसाय में काम में लिया जाता है तथा जिनको 23 अगस्त 2019 अथवा उसके बाद परंतु 1 अप्रैल 2020 के पूर्व प्राप्त कर लिया है तथा 1 अप्रैल 2020 के पूर्व भी जिसको प्रयोग में लेना शुरू कर दिया है करदाता ने, उस पर 45% की दर से ह्रास की स्वीकृति दी जाती है। तो यहाँ हमने देखा स्टूडेंट्स कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आदि पर किस तरीके से डेप्रिसिएशन की कटौती समूह के अनुसार स्वीकृत की जाती है। ब्लॉक ऑफ असेट में अगर एक जैसी कई संपत्तियां हैं तो उन्हें ब्लॉक ऑफ असेट में लेकर उस पर रिटर्न डाउन वैल्यू पर ह्रास की कटौती स्वीकृत की जाती है। अब हमारा दूसरा समूह था अमूर्त संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जो 31 मार्च 1998 के बाद प्राप्त की गई है। इसमें हम जानकारी या ज्ञान, टेक्निकल नोहाव को, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, विशेषाधिकार जिसमें हम फ्रेंचाइजीज को शामिल करते हैं। इसी प्रकार से अन्य व्यापारिक अधिकार जैसे स्टॉक एक्सचेंज सदस्यता कार्ड, राज्य सरकार द्वारा टोल वसूली हेतु दिया गया लाइसेंस, इन सभी को अमूर्त संपत्तियों में शामिल किया गया है। इंटेंजिबल असेट्स पर जो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 25% की दर से लगाया जाता है। तो देखिए, व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत एक करदाता के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्वीकृति होती है, कटौती होती है, वो ह्रास के संबंध में होती है, जो कि एक बहुत करदाता के लिए एक जिसे समझें उसके व्यापार एवं पेशे की आय के लिए एक बहुत बड़ा मद माना जाता है। यहाँ आज स्टूडेंट्स हमने देखा डेप्रिसिएशन क्या है, आयकर प्रावधान के अंतर्गत इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है करदाता को ध्यान रखने वाली बातें हैं, बिंदु हैं। उसके बाद आज हमने डिस्कस किया इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। अगली क्लास में मैं आपको इसके संबंध में कुछ और अन्य प्रावधान बताऊंगी। धन्यवाद।